Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with the headlines. निजीकरण की पटरी पर दौड़ेगी भारतीय रेल। देश में 109 जोड़ी रूटों पर दौड़ेंगी 151 प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन्स। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, रेल को भी गरीबों से छीन रही है सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ का लद्दाख दौरा रद्द, रीशेड्यूल हो रहा है प्रोग्राम। दुनिया में कई देशों के निशाने पर चीन। अमेरिका ने कहा अग्रेसिव, तो म्यांमार के कमांडर ने इशारों में ड्रैगन को घेरा। सरकारी आंकड़े ही खोल रहे हैं पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की पोल। मई और जून में महज 13% राशन ही मिल पाया। 8 करोड़ मजदूरों की जगह सिर्फ 2.13 करोड़ मजदूरों को मिला राशन। दिल्ली में कोरोना के इलाज को लेकर अच्छी खबर, खुल गया देश का पहला प्लाज्मा बैंक। सरकार ने शुरू किए हेल्पलाइन नंबर्स। और रूस में संवैधानिक सुधारों को लेकर जनमत संग्रह के चौंकाने वाले नतीजे। पुतिन 2036 तक बने रह सकते हैं राष्ट्रपति। आलोचकों ने उठाए वोटिंग के तरीके पर सवाल। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताऊंगी, उसका विश्लेषण करूंगी, उसके पीछे का सच बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। कुछ घंटे पहले एक खबर आई थी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इनवाइट किया है रेल मंत्रालय ने। आपको ध्यान होगा कि कुछ महीने पहले ये बताया गया था कि कुछ 100 ट्रेनें ऐसी होंगी जिनको प्राइवेटाइज किया जाएगा और इन कोलैबोरेशन विद द रेलवे मिनिस्ट्री। तो आज जो पहला कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, और वो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जो कि RFQ हम जिसे कहते हैं, उसको इट्स लाइक एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि जो पार्टीज इंटरेस्टेड हैं प्राइवेटाइजेशन में, प्राइवेट प्लेयर्स बनने में, वो अब आगे बढ़कर और एक प्रपोजल सरकार को डाल सकती हैं, जिसे हम RFQ कहते हैं। RFQ के बाद आता है RFP, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी कि जिसमें बिडिंग प्रोसेस शुरू होता है। तो एक तरीके से सरकार ने इस चीज़ को तय कर दिया है कि जो प्राइवेटाइजेशन है रेलवे का, वो इसका पहला कदम है RFQ फ्लोट करने के बाद। यानी कि जो पार्टीज़ इंटरेस्टेड हैं प्राइवेटाइजेशन में, वो आगे आकर सरकार को बता सकती हैं कि वो प्लेयर्स बनना चाहते हैं। लेकिन जो बड़े सवाल हैं कि अगर हम रेलवे को प्राइवेटाइज करते हैं तो रेलवे की प्राइवेटाइजेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। ये कहा जा रहा है कि आपको वर्ल्ड क्लास सर्विसेज मिलेंगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, और एक वर्ल्ड क्लास रेलवे जिसका हम सपना देखते हैं। टिकटिंग की ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, रिज़र्व टिकट्स की जिस तरह से मारामारी देखी जाती है, तो वो सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। और ऐसा पीयूष गोयल ने भी कुछ महीने पहले बोला था कि उन्होंने गाने की याद दिलाई थी कि आपको ध्यान होगा एक गाना है कि रेलगाड़ी आई छुक छुक छुक। तो उन्होंने उस टर्म को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नाउ वी वांट टू मूव अवे फ्रॉम द ईरा ऑफ स्लो मूविंग ट्रेन्स, यानी कि जो ट्रेन्स धीरे धीरे कर ट्रैक्स पे चलती थी, उस युग को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन जो बड़े सवाल हैं, और जो कि कल रेलवे मंत्रालय ने इस चीज़ को कहा है कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन 100% नहीं हो रहा है। इसमें जो प्राइवेटाइजेशन की हम जो बात कर रहे हैं, एक ऑलरेडी प्राइवेट ट्रेन चल रही है तेजस, जो दिल्ली और लखनऊ के बीच में है, वो ऑलरेडी हमारे पास एक टेम्पलेट के फॉर्म में है। लेकिन इसके अलावा सरकार ने ये कहा है कि 109 ट्रेनें हैं जो 100 रूट्स पर पेयर्स में, यानी कि जोड़ों में चलेंगी, यानी कि टू एंड फ्रो रूट्स पर ये ट्रेन्स चलाई जाएंगी। और इसमें ये कहा गया है कि जो सेफ्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट है, कुछ चीज़ें सरकार के पास रहेंगी, कुछ चीज़ें प्राइवेट प्लेयर्स के पास रहेंगी। लेकिन जो कुछ बड़े सवाल हैं, और जो कि दुनिया भर में जो हमने एग्जाम्पल्स देखा है, एग्जाम्पल है ब्रिटिश रेलवेज़ का। ब्रिटिश रेलवेज़ को जब प्राइवेटाइज़ किया गया तो ये कहा गया कि बहुत अच्छी तरीके से वो ट्रेनें शुरू हुई, लेकिन फ्रेंचाइजीज़ को लेकर प्रॉब्लम आ गई, पब्लिक में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन दिखा। उससे भी ज़्यादा ख़राब हालत फिनलैंड में, जर्मनी में, इटली में दिखी। लेकिन जो बेस्ट एग्जाम्पल है प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज़ का, वो है जापान की, किस तरीके से जापान चला रहा है। लेकिन आपको याद दिला दें कि जो मेट्रो मैन जो कहे जाते हैं, ई श्रीधरन, जब उनसे ये पूछा गया कि रेलवेज़ को प्राइवेटाइज़ करने की बात कही जा रही है, तो उन्होंने कहा कि मेट्रो को भी प्राइवेटाइज़ करने की बात कही गई थी। ये कहा था उसे PPP मॉडल में चलाया जाएगा, उसमें 3 प्राइवेट प्लेयर्स आए, लेकिन वो प्राइवेट प्लेयर्स आज भी लिटिगेशन में है, यानी कि कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि रेलवे ऑलरेडी बहुत ही
चोक्ड नेटवर्क ऑलरेडी है। आप 109 ट्रेन्स और एडजस्ट कैसे करेंगे, लोगों को आप कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे कि वो प्राइवेट ट्रेन्स को यूज़ करें। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं। फिर लिटिगेशन का मामला है, सरकार उसे कैसे निपटेगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो कितना लेवल प्लेइंग फील्ड दे पाएगी, कंपटीशन किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें अभी बहुत स्केची हैं। तो जो ग्लोबल एग्जाम्पल्स हैं, जो विश्व के आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। कुछ सक्सेसफुल है, कुछ सक्सेसफुल नहीं है। Therefore we can say that if you look at the global examples, the success story of the privatization of railway has just been a mixed bag story. तो ऐसे केस में अभी सरकार इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाएगी, क्योंकि ऑलरेडी रेलवे लॉसेस में चल रहा है। आपने देखा कि रोडवेज़ और जो एयर सर्विसेज हैं, उन्होंने लोगों को बहुत इंसेंटिवाइज किया है कि आपका एक फर्स्ट क्लास का जो ट्रेन का टिकट है, इट्स इक्विवेलेंट टू एन एयर टिकट। तो लोग अब एयर और रोड सर्विसेज को छोड़कर प्राइवेट ट्रेन्स कैसे लेंगे, क्यों लेंगे? आपको बहुत सारा इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा लोगों को, और उन सब चीज़ों को लेकर प्लानिंग करनी होगी। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको लेकर भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाएंगे तो हम प्राइवेटाइज करने के लिए कैसे सोच रहे हैं। तो इस चीज़ को रेलवे मंत्रालय ने क्लियर किया है कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर बनेगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड सारे प्लेयर्स को दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो खैर अभी जो RFQ फ्लोट किया गया है, उसके बाद RFP फ्लोट किया जाएगा। पहल शुरू हो गई है, पहला स्टेप, पहला कदम सरकार ने ले लिया है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, और कितनी इसमें सफलता मिलेगी इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रेलवेज़ की ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और अभी एक एडिशनल चीज़ें हैं, और एक ऐसे समय में इसे शुरुआत की जा रही है जब रेवेन्यू अर्निंग्स बहुत कम है। तो इस पर आपका क्या सोचना है? आपके फीडबैक का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। और अब आइए अगली खबर की ओर चलते हैं, और अगली खबर हमारी है इंडो चाइना स्टैंड ऑफ से जुड़ी हुई। अब आपको बता दें कि कल खबरें आ रही थी कि राजनाथ सिंह लद्दाख जाएंगे, वहाँ की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को देखने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक्स में जाएंगे, जहाँ पर वो सोल्जर्स से मिलेंगे, एक सिग्नल देने के लिए चाइना को कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं, और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी उन्हें लद्दाख जाना था। लेकिन आज सुबह से जो खबरें आ रही हैं कि राजनाथ सिंह का दौरा रीशेड्यूल कर दिया गया है, कैंसिल नहीं बोलूँगी, उसे रीशेड्यूल किया गया है। अब वो कब जाएंगे इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अचानक से इस दौरे को रद्द करने के क्या मायने हो सकते हैं, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको कल बता दें कि कल चुशूल एरिया में जो कॉप्स कमांडर लेवल की जो मीटिंग हुई थी, 11 घंटे लंबी मीटिंग चली, लेकिन उसमें बहुत सफलता नहीं मिली। ये कहा जा रहा है कि डिसएंगेजमेंट की बात है, और जो पीछे हटने की बात है वो फेज्ड मैनर में होना चाहिए। तो जो सरकार के सोर्सेज से जो हमें पता चल रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि साउथ ब्लॉक इस समय ये सोच रहा है कि वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाए भारत, और देखे कि जो कॉप्स कमांडर लेवल पे और जो डिप्लोमैट लेवल पर जो बातचीत हो रही है उस पर चाइना कितना अमल करता है। क्योंकि अगर पास्ट हिस्ट्री आप देखें, जो पिछले एक महीने में चाइना कहता कुछ है, करता कुछ है। जिस समय जून 6 और जून 22 की जो मीटिंग्स चल रही थी, उसके बीच में कॉप्स कमांडर लेवल की मीटिंग के बीच ही वो हमला जो 15 जून का है वो हुआ था। यानी कि डिसएंगेजमेंट की बात उस समय भी हो रही थी, डायलॉग की बात उस समय भी हो रही थी, म्यूचुअल कंसेंसस की बात हम उस समय भी कर रहे थे। लेकिन क्या मजबूरियां आ गई कि उस 15 जून के अटैक को अंजाम दिया गया। इस तरीके का एक फेस ऑफ देखा गया, जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस तरीके का एक फेस ऑफ दिखेगा। लेकिन जो सरकारी सूत्र हमें बता रहे हैं, और जो आर्मी से छन छन कर जो खबरें आ रही हैं, वो यही है। दो वहाँ पर जुमले सुनाई पड़ते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच एंड वी आर इन फॉर अ लॉन्ग हॉल। मतलब ये फेस ऑफ, ये जो गतिरोध है, ये कितने दिन चलेगा, इसके लिए सरकार भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही है कि अगर लंबा चलना पड़ेगा तो चलेंगी। और जहाँ तक प्रिपेयर्डनेस की बात है, तो 40,000 जो सैनिकों को तैनात करने वाली बात है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, खासकर ईस्टर्न लद्दाख पे कहा जा रहा है, तो उनके लिए विंटर स्टॉकिंग सरकार ने शुरू कर दिया है। यानी कि जब वहाँ पर अभी ठंड जब और कड़ाके की पड़ेगी, तो उस समय में उनके लिए अनाज, पानी,
और रहने का इंतज़ाम, पहनने का इंतज़ाम, सारी जो बंदोबस्त हैं वो सरकार इस समय कर रही है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड है। लेकिन इस बीच में चाइना को एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन फेस करना पड़ रहा है। अगर आप देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरह से कराची बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जिस तरह से जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और उनको स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी वोटिंग देनी होती है, तो जर्मनी और अमेरिका ने लेट इंटरवेंशन किया। और लेट इंटरवेंशन स्टेटमेंट ज़रूर आया, बट लेट इंटरवेंशन का मतलब है कि उन्होंने ये एक्सप्रेस किया कि वो चाइना से नाराज़ हैं। अमेरिका एक तरफ बोलता है कि चाइना इज़ ऑन एन एक्सपेंशनिस्ट मोड, इट इज़ अग्रेसिव। दोनों ये टर्म्स डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किए हैं। उधर म्यांमार भी कड़े तेवर दिखा रहा है। म्यांमार जबकि चाइना का एक बहुत ही क्लोज दोस्त देश एक माना जाता है, क्लोज एलाय माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो चाइना को कड़े तेवर दिखा रहा है। तो चाइना का कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो रहा है। आज आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने ऑलरेडी इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो 59 चाइनीज़ ऐप्स भारत की सरकार ने बैन किया था वो एक डिजिटल स्ट्राइक है, यानी कि बहुत ही अग्रेसिव टर्म है। हमने बैन को आज तक कभी भी एक स्ट्राइक में नहीं कहा है, लेकिन एक बड़ा केंद्रीय मंत्री अगर इस बात को कहे कि चाइनीज़ ऐप्स को बैन करना इज़ अ डिजिटल strike, which is a big statement in itself. A cabinet minister saying that banning Chinese apps is equivalent to a digital strike, which in itself is a very, very aggressive statement. तो भारत की अगर आप पॉलिटिकल पॉस्चरिंग इस समय देखें, डिप्लोमेटिक पॉस्चरिंग देखें, तो उसके भी कड़े तेवर हैं। अब डिसएंगेजमेंट और जो पीछे हटने वाली जो बातें हैं वो इस म्यूचुअली बातचीत इस समय हो रही है, लेकिन एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर चाइना की क्या पॉस्चरिंग होती है, क्या चाइना फेस्ड मैनर में पीछे हटने की कोशिश करता है, जो स्टेटस को था 5 मई के पहले का, तो उस पर अब निगाहें टिकी होंगी। और जो सरकारी सूत्र हमें बता रहे हैं वो यही है कि लेट्स वेट एंड वॉच टू सी वेदर चाइना इज़ रेडी फॉर अ फेज्ड एग्जिट ग्रेजुअली। तो अगर ये ग्रेजुअल फेज्ड एग्जिट चाइना का हम नहीं देखेंगे तो शायद भारत भी एक लंबी पारी के लिए इस समय तैयार होगा। और ये जो पूरी जो लड़ाई है, जो पूरी कवायद है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो ये कितनी लंबी हो सकती है इस पर अभी कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ की जो स्टोरी है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि कुछ दिनों में या कुछ हफ्ते में ख़त्म होगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। और अब आपको तीसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं। और तीसरी खबर हमारी जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से। अब इसमें आपको बता दें कि अभी प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन किया। उन्होंने कहा कि इस गरीब कल्याण अन्न योजना का जो दायरा है वो हम बढ़ाएंगे और इसे नवंबर तक एक्सटेंड करेंगे। तो और ये गरीब कल्याण अन्न योजना उन मज़दूरों के लिए थी जो कि पीडीएस के अंडर नहीं थे, जिनके पास राशन कार्ड्स नहीं थे, और अगर वो भूखे मर रहे हैं तो उनको उस भुखमरी से निपटने के लिए सरकार ने कहा कि हम इतने स्टॉक्स जो फूड ग्रेन्स के हैं, अनाज के, वो हम रिलीज़ करेंगे ताकि अलग अलग राज्य उन अनाज को उठा पाएँ और उठाकर उन गरीब लोगों का पेट भरे। लेकिन आज कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री की जो खुद की एक रिपोर्ट है, जो उनका खुद का सर्वे है, वो सारे दावे और सारी पोल आत्मनिर्भर पैकेज की खोल देता है। क्योंकि अगर हम इस पैकेज की बात करें तो बिल्कुल उस पैकेज में साफ साफ कहा गया है कि अभी तक जो 8 लाख मेट्रिक टन अनाज रिलीज़ किया गया था, उस 8 लाख मेट्रिक टन अनाज में सिर्फ 13% अनाज भूखे लोगों तक पहुंचा है। और आपको कुछ राज्य ऐसे हैं 13% ऑफ 8 लाख मेट्रिक टन्स फूड ग्रेन्स रीच द माइग्रेंट्स, यानी कि अगर आप उसको संख्या में कैलकुलेट करें, अगर इन टर्म्स ऑफ मेट्रिक टन्स अगर देखें तो 13% 8 लाख मेट्रिक टन्स का होता है 1.07 लाख मेट्रिक टन्स, यानी कि 8 लाख मेट्रिक टन्स की हम बात कर रहे थे कि वो जो प्रवासी मजदूर हैं उन तक पहुंचेगा, लेकिन सिर्फ 13% पहुंचा है। अब उसका कारण क्या है? सीधी सी बात है कि जो पीडीएस, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो मैकेनिज्म है, वो राज्य सरकारों में ठीक से नहीं पहुंचा है। अब उसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे यूपी ने उत्तर प्रदेश ने 100% लिफ्टिंग की थी अनाज की, लेकिन पहुंचा कितना?
1% से कम। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जैसे गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे 3% से कम भी उन्होंने अनाज भरपूर मात्रा में उठाया लेकिन लोगों तक नहीं पहुँचाया। तो लोगों तक पहुँचने का कारण क्या है? यानी कि गोडाउन्स में अनाज का स्टॉक बिल्कुल भरा पड़ा है लेकिन लोगों तक नहीं पहुँच पाया। यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो राज्य के स्तर पर काम नहीं कर रहा है। एफसीआई के गोडाउन्स बिल्कुल भरे हुए हैं। और अगर हम एफसीआई की बात करें तो केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिस समय लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा था कि आप अनाज OMMSS यानी कि ओपन मार्केट स्केल स्कीम से उठा सकते हैं। तो इस OMSS के तहत जो चावल है वो 22 रुपये प्रति किलो और जो व्हीट है यानी कि गेहूं वो 21 रुपये प्रति किलो आप उठा सकते हैं। तो अनाज की कमी नहीं है, एफसीआई के गोडाउन्स भरे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकारों के स्तर पर ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है वो काम नहीं कर रहा है। तो आज बड़े सवाल हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि हमारी गरीब कल्याण योजना हम नवंबर तक लागू करेंगे, तो ये सिर्फ एक जुमला है। जुमला इसलिए है क्योंकि हमने ये कह दिया कि नवंबर तक हम करेंगे, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं, हमारी सरकार ये नहीं देख पा रही है, ये मॉनिटर नहीं कर पा रही है कि उन गरीब परिवारों का पेट कैसे भरेगा, क्या उनके घर पर अनाज पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर केंद्र सरकार ने ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों को भी दी है तो क्या आज केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, जिसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि किसी न किसी तरीके का सोशल ऑडिट करें। ये केंद्र सरकार का ही सर्वे है जिसने बताया है कि राज्य सरकारें गरीब जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो बाहर हैं, जो जिनके पास राशन नहीं है, उन तक ये अनाज नहीं पहुंच पाया है। तो आज बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस अनाज का क्या फ़ायदा, क्या हम direct cash transfers, हम instead of food grains why can't we switch over to the direct cash transfers। ये बहस बहुत दिनों से चल रही है कि हम अनाज के बदले हम कैश ट्रांसफर्स क्यों ना दे पाएँ। लेकिन आज एफसीआई पर भी बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जो उनकी पॉलिसी है, मिसमैनेजमेंट एक जो देखा जा रहा है, आज उसे कैसे दूर किया जाए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को भी शायद आज ठीक करने का मौका आ गया है। लेकिन अगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम 8 लाख मेट्रिक टन अनाज, जब हम पूरे देश के जो भूखे लोग हैं, करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं जिनके लिए कहा गया था कि ये इस अनाज को रिलीज़ किया जाएगा गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, तो आज बड़ा सवाल ये है कि इन परिवारों तक ये अनाज क्यों नहीं पहुंच पाया। इसमें गलती किसकी है? राज्य सरकारों की, जो लोकल लेवल पर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोग हैं उनकी। तो बहुत सारे आज सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पूरे मैकेनिज्म पर सवाल खड़ा होता है कि ये कितना सफल है। इकोनॉमिक सर्वे में एक फेज़ तरीके से इसको हटाने की बात कही गई थी। फूड सब्सिडी से कितना फिस्कल डेफिसिट सरकार को होता है, सरकार इससे पूरी तरह अवगत है, लेकिन फिर भी हम फूड सब्सिडी को, एफसीआई को किस तरह से हैंडल करें, इस पर बहुत ज़्यादा सीरियस चर्चा की इस समय ज़रूरत है, जिसे न केंद्र सरकार ध्यान दे रही है बहुत ज़्यादा और न राज्य सरकारें। इसलिए गलती इसमें दोनों की है। राज्य सरकार भी उतनी ही कल्पेबल है जितनी केंद्र सरकार है। लेकिन फिलहाल जो आत्मनिर्भर पैकेज के तहत गरीब कल्याण अन्न योजना कि जो हम बड़े बड़े सपने लोगों को दिखा रहे थे, 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को जो हमने सपना दिखाया था कि आपके घरों तक हम अनाज पहुंचाएंगे, सरकार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज पहुंचाएगी, तो वो अनाज गरीब जनता के परिवारों में नहीं बल्कि गोडाउन में सड़ रहा है। और ये कितना एथिकल है कि आपके पास अनाज उपलब्ध है लेकिन आप लोगों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। तो ये सारे बड़े सवाल हैं, सिस्टमिक फेलियर्स के ऊपर दर्शाता है कि कितना हमारा सिस्टम आज असफल है। सब कुछ है लेकिन हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, हमारी स्कीम्स ऐसी हैं, हमारा मैनेजमेंट ऐसा है, हमारा प्रबंधन जो है वो पूरा, उस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम आज क्यों लोगों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। इतनी बड़ी एक वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, पूरा देश जूझ रहा है, अनाज की कोई कमी नहीं है लेकिन सड़क पर लोग भूखे मर रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी भी जवाब दें, इस पर राज्य सरकारें जवाब दें और इस पर सोशल ऑडिट्स की ज़रूरत है। जैसे झारखंड ने अभी हाल में एक सोशल ऑडिट कराया था जिसमें कहा गया कि जो न्यूट्रिशन रिलेटेड स्कीम्स हैं, जो बाकी सोशल स्कीम्स हैं, वो परिवारों तक नहीं पहुँच रही हैं। तो क्या आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हर राज्य सरकार एक सोशल ऑडिट करवाए और देखे कि कितने परिवार इस समय भूखे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आज अपने गांव को लौट गए। तो बड़े सवाल अभी भी मौजूद हैं और सरकार और इन सवालों का जवाब दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी अगली खबर की ओर चलती हूँ और अगली खबर हमारी जुड़ी हुई है कोरोना अपडेट को लेकर। कोरोना के जो आज मामले आए हैं वो 6 लाख का आंकड़ा
क्रॉस हो गया, यानी कि 6 लाख का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। और इस समय जो 19,000 केसेस कोरोना इन्फेक्शंस के पिछले 24 घंटे में हमारे सामने आए हैं, और जो डेथ्स हुई हैं अभी तक, जो मृतकों की संख्या है वो 17,860 है। तो जो नंबर ऑफ़ इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो बहुत सारे प्रोजेक्टेड फिगर्स थे, कुछ जो ग्राफ है वो उसी की ओर बढ़ता नज़र आ रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर है कि दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक वो आज से शुरू हो गया है। लेकिन प्लाज्मा बैंक और प्लाज्मा थेरेपी की हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आज जो बड़े सवाल है कि केजरीवाल की सरकार ने जो गाइडलाइंस निकाली हैं उसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस हेल्थ कंडीशंस हैं। लेकिन इससे ये सवाल पैदा होता है कि कितने लोग प्लाज्मा दे पाएंगे और कितने लोग मोटिवेट हो पाएंगे कि जो लोग जो कोविड के इन्फेक्शन के ठीक होने के बाद उन्हें कैसे इंसेंटिवाइज़ किया जाए कि वो जाएं और प्लाज्मा बैंक पे जाकर अपना खून डोनेट करें। वो सबसे बड़ी बात है, कैसे आप उन्हें मोटिवेट करेंगे, क्योंकि जो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे 18 से 60 साल के बीच में जो लोग हैं वही अपना प्लाज्मा मतलब ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जिनका वेट 50 किलो से ऊपर है वो अपना प्लाज्मा दे सकते हैं। उसके बाद द वीमेन हु हैव गिवन बर्थ, यानी कि जो वो महिलाएं जिनको बच्चा हो गया है उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो नहीं दे सकती हैं अपना प्लाज्मा। और जिन लोगों को ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे हाइपरटेंशन की बीमारी है या हृदय रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशंस हैं। तो ये कितनी सक्सेसफुल होगी ये जो प्लाज्मा बैंक है, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आप लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे। उन्होंने मीडिया का सहारा लेने की बात कही है केजरीवाल सरकार ने कि मीडिया की मदद से हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, लेकिन सारे कंडीशंस के साथ कितने लोग मोटिवेट हो पाएंगे, वो सारे बड़े सवाल अभी भी हैं। लेकिन जहाँ तक कोरोना इन्फेक्शंस का सवाल है वो थमता हुआ अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपको अगली खबर की ओर लेके चलती हूँ, और अगली खबर इंटरनेशनल खबर है जो कि रशिया से आ रही है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, और वहाँ के जो देश में जो रेफरेंडम हुआ था और उस रेफरेंडम को प्रेसिडेंट पुतिन ने जीत लिया है। और अगर वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और उस रेफरेंडम की अगर हम बात करें, तो अब राष्ट्रपति पुतिन अब रशिया में 2036 तक, यानी कि 2036 तक जीत सकते हैं। क्योंकि अगर हम उस रेफरेंडम की जहां उसके स्पेसिफिक्स की अगर हम बात करें, तो उस रेफरेंडम के मुताबिक उसमें ये कहा गया है कि 2 एक्स्ट्रा टर्म्स की बात कही गई है जो कि अब प्रेसिडेंट पुतिन को मिलेगा, और उसमें वो पीरियड हटा दिया जाएगा जो उनकी करंट प्रेसिडेंटशिप का है। यानी कि जो उनकी जो प्रेजेंट टेन्योर है वो 2024 में ख़त्म हो रहा है, लेकिन 2024 के बाद उन्हें 2 टर्म्स और मिलेंगे। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, उसको लेकर रेफरेंडम किया गया, क्योंकि पुतिन ने ये कहा कि नहीं, एक रेफरेंडम करा के और जो लोगों की एक आम राय है वो मानी जाए। तो उस अगर हम आम राय को देखें तो ज़्यादा भारी संख्या में लोगों ने पुतिन के लिए वोट किया है। जो येस वोट है वो 78% है, वोटर टर्नआउट है वो 65% है। तो इस तरीके का एक वोटर टर्नआउट के बीच, लेकिन वहाँ पे बहुत अपोजिशन हुआ है। जो विपक्षी पार्टीज़ हैं वो कह रही हैं कि ये अजीब तरीके से इसकी वोटिंग हुई है, उसको रिगिंग उस वोटिंग से छेड़छाड़ की गई है, इस तरीके के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो आपको मैं अमेंडमेंट्स के जो बेसिक पॉइंटर्स थे जिस पर कि ये पूरा स्लोगन बनाया गया था इस रेफरेंडम का, तो उसमें ये कहा गया था कि एक अपनी मैरिज को, यानी कि जो शादियां हैं रशिया में उन्हें बचाई जाए, बच्चों का भविष्य उसे उज्जवल किया जाए, और जो रशिया की संस्कृति है उसे बचाया जाए। तो ये 3 बेसिक पॉइंट्स थे जिस पर पूरे इस रेफरेंडम का स्लोगन बनाया जाए। लेकिन आज बहुत सारे सवाल पुतिन की रजीम में भी खड़े हो रहे हैं कि जो एक इनकम्बेंसी है, प्रो इनकम्बेंसी है, वो तो पुतिन के फेवर में थी ही, लेकिन साथ में वहाँ की मीडिया पर बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो कि मीडिया बिल्कुल वहाँ पर पुतिन की चरण वंदना में लगा हुआ है। और जो अगली चीज़ जो बताई जा रही है कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ का जो एक पैटर्न देखा गया है वो स्टेटस को पैटर्न देखा गया है, जो वहाँ का कंजर्वेटिव वोटर है उसको ध्यान में देखकर रखा गया। तो बहुत सारे सवालों के बीच में इस रेफरेंडम को राष्ट्रपति पुतिन ने जीता है। तो फिलहाल राष्ट्रपति पुतिन को अभी कोई नहीं हटा सकता 2036 तक। अभी 67 साल के हैं पुतिन, और 2000 अगर हम 36 की बात करें तो उनकी उम्र 84 साल हो जाएगी। तब तक वो रशिया के राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो
अभी बहुत सारे एडिटोरियल्स भी आप देखेंगे कि इस पर लिखे जाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं कि एक ऐसे समय में रेफरेंडम हुआ है जब लोग इस बात का इशारा कर रहे हैं कि डिक्टेटरशिप दुनिया में कई देशों में डिक्टेटोरियल जो एक पैटर्न है वो अलग अलग देशों में ज़्यादा दिखने को मिला है। तो प्यूतिन ही क्यों, वहाँ के जो चेचन रिपब्लिक के जो लीडर उन्होंने कहा है कि प्यूतिन विल बी द प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। लेकिन बहुत सारे जो यंग वोटर्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि वी आर सिक ऑफ प्यूतिन। इस तरीके के इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर इस तरीके की बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। तो इन सारी ऑपोजिशन के बीच प्यूतिन की जो राजगद्दी है वो 2036 तक बिल्कुल सुरक्षित फिलहाल दिख रही है। तो इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @neelu317। आपकी स्क्रीन्स पर एक ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा होगा, उस पर आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स नॉट फेक। सी यू टुमारो अगेन।